सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था डियाब्लो आर्मी ऑफ द डेड को समन करता है और सारे काइमेरास के साथ साथ काइमेरा मेकर को भी खत्म कर देता है। देन उसकी मुलाकात होती है गॉडेस पीरो से। वो उसको एप्टन में आने के लिए कहती है। डियाब्लो अपनी फैमिली के साथ एप्टन के लिए निकल जाता है, जहाँ पे उसका एनकाउंटर होता है द ब्लू ड्रैगन माइत्रे से। माइत्रे से उसको पता चलता है कि पूरी ह्यूमैनिटी में उसके अलावा एक और रैंक 9 मेज था और वो अभी से सिर्फ और सिर्फ 700 साल पहले ही एग्जिस्ट करता था। उसका नाम था जेनन। जब वो उसकी ग्रेव के पास जाता है उसको दिखता है अपना एक आर्टिफैक्ट द सेल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। साथ ही साथ उसको जेनन की एक बुक भी दिखती है जिसको कि वो अपने डार्क मैजिक का यूज करके अनसील कर देता है। अब आगे हम लोग देखते हैं माइत्रे को, जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। वो कहती है उसने इस बुक में ये भी लिखा है कि वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन उसने मुझसे ये सब चीजों का कभी भी जिक्र नहीं किया। डियाब्लो कहता है जेनन मरा नहीं है, वो अभी भी तुम्हारे दिल में जिंदा है। वो अभी भी तब तक सांसें ले रहा है जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। माइत्रे कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे जैसा छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकता है। डियाब्लो सोच रहा होता है वो इस वजह से क्योंकि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। माइत्रे कहती है मैं ये विश करती हूँ कि मैं टाइम में पीछे चली जाऊँ और वापस उसके साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। वो उसको पेट करते हुए कहता है देखो पूरी दुनिया यही विश करती है। माइत्रे उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मुझे अपने डार्क ऑरा के बारे में कुछ बता सकते हो? क्या तुम सच में बस और बस एक डार्क मेज हो? डियाब्लो कहता है वो तो बस एक सिंपल डार्क मैजिक स्पेल था। माइत्रे कहती है क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? तुम्हें क्या लगता है क्या मैंने उस सील को तोड़ने के लिए कभी भी डार्क मैजिक का यूज नहीं किया? डियाब्लो ये सुनकर चौंक जाता है। क्या तुम डार्क मैजिक का यूज कर सकती हो? वो कहती है नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लाई थी जो कि डार्क मैजिक का यूज करना जानते थे, लेकिन वो भी इस सील को नहीं खोल पाए। डियाब्लो कहता है ओ तो तुमने उनको भी किडनैप किया था? वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने उनसे सिर्फ और सिर्फ ये कहा था तुम लोग या तो मर सकते हो या तो मेरी बात मान सकते हो, और उन सब ने अपनी मर्जी से सिर्फ और सिर्फ मेरी बात मानना ही चुना। हाँ, हालांकि तुम ये कह सकते हो कि मैंने उनको धमकाया था, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी डार्क मेज अपने मैजिक स्पेल का यूज करके उस बुक के सील को नहीं तोड़ पाया, लेकिन तुमने अपने अजीब से ऑरा की मदद से उसको खोल दिया और तुम्हारा ऑरा मेरे प्यार के ऑरा से काफी ज्यादा सिमिलर था। मेरा मतलब है जेनन के ऑरा से। डियाब्लो सोच रहा होता है मैं इस बार फालतू की कहानियां बना के यहाँ से नहीं निकल सकता, मुझे उसको सच्चाई बतानी ही होगी। वो कहता है तो सुनो, मैं वो डार्क मेज हूँ जो कि जेनन की लेजेसी को शेयर करता है। वो कहती है जेनन की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही बंद है और तुम यहाँ पर पहले कभी भी नहीं आए, तो फिर आखिरकार तुम उसकी लेजेसी को शेयर कैसे कर सकते हो? डियाब्लो कहता है हाँ तुम सही हो, मुझे ये सब कुछ डायरेक्टली नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ उसी रास्ते में चला जिसमें आज से पहले जेनन चला करता था, और इसी वजह से मैं इस चीज को कह सकता हूँ कि मैं उसकी लेजेसी को शेयर करता हूँ। माइत्रे जमीन में बैठ जाती है। वो कहता है क्या हुआ? माइत्रे कहती है तो क्या तुम भी 12 गॉड्स के खिलाफ हो? वो कहता है क्या जेनन ने भी तुमसे ये कहा था कि वो गॉड्स के खिलाफ है? वो कहती है उसने मुझसे ये चीज डायरेक्टली तो नहीं कही, लेकिन मैं उसके नेचर से ये चीज को सेंस तो जरूर कर सकती हूँ। वो 12 गॉड से और ड्रैगन से नफरत करता था, और अगर तुम भी उसके सेम पाथ में चल रहे हो तो शायद से तुम भी। डियाब्लो कहता है तुमने सही कहा, मैं 12 गॉड से लड़ना चाहता हूँ। माइत्रे कहती है लेकिन ये मिशन बिल्कुल इम्पॉसिबल है, हालांकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और तुम अपने फ्यूचर में ड्रैगन जितने पावरफुल भी हो सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड अगर चाहे तो वो पूरी ड्रैगन क्लैन से अकेले ही लड़ सकता है, और यहाँ पे 12 गॉड्स हैं, इसीलिए तुम्हें ये चीज छोड़ देनी चाहिए और एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीनी चाहिए, हार मान जाओ। डियाब्लो कहता है आज से कई हजार साल पहले एक ऐसा इंसान भी था जो कि अकेले ही दम पर 12 गॉड से लड़ने चला गया था, और जैसे जैसे वो अपने मिशन में आगे बढ़ा वैसे वैसे उसके साथ में और भी लोग जुड़ते चले गए, बट उनमें से काफी लोगों ने उसको धोखा दे दिया और जो बचे वो मारे गए। वो अपनी बात कर रहा होता है। वो बताता है फिर फाइट के आखिरी में वो इंसान 12 गॉड से हार गया और सभी गॉड्स ने मिलकर उसको हमेशा हमेशा के लिए इम्प्रिजन कर दिया, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वो फिर भी यही कहता रहता था कि वो वापस जरूर आएगा, और इसी वजह से मैं भी हार नहीं मान सकता। माइत्रे उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और कहती है तुम, जेनन और वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी, हम सभी एक ही बात में चल रहे हैं, और हम लोग तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम लोग 12 के 12 गॉड्स को खत्म नहीं कर देते। मेरे पीछे आओ। हम लोग देखते हैं वो जेनन की ग्रेव के पास चली जाती है और उसके ब्रेसलेट को उठा लेती है। वो कहती है अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो शायद से जेनन को बुरा नहीं लगेगा। डियाब्लो कहता है क्या मैं सच में ये रख सकता हूँ? वो कहती है हाँ जल्दी से इसको अपने पास रख लो, इससे पहले कि मैं अपना मन चेंज कर लूं। वो अपने ब्रेसलेट को पहन लेता है और कहता है थैंक यू सो मच, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। वो सोच रहा होता है तुम्हें इतने हजार सालों बाद वापस से पहनकर बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। माइत्रे कहती है तुम्हें अपनी जर्नी में जब भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी जर्नी के आखिरी तक तुम्हारा साथ दूंगी। देन वो वहाँ पर एक पोर्टल को खोलती है और जिमी को उसके अंदर ढकेल देती है और कहती है अब तुम्हारी वापस जाने की बारी आ गई है। हम लोग देखते हैं जिमी वहाँ से जा चुका होता है। माइत्रे वापस से जेनन की ग्रेव के पास पहुंच जाती है।
वो कहती है जेनन तुम्हारा सपना अभी तक जिंदा है। हम लोग देखते हैं लार्स को जो कि जिमी को ढूंढ रहा होता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर बारिश बंद हो चुकी है और हम लोग समझ ही गए हैं कि बारिश क्यों बंद हो गई। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैत्री की उदासी से था, क्योंकि बारिश सिर्फ और सिर्फ मैत्री की उदासी की वजह से होती थी। लेकिन अब डियाब्लो ने उसके अंदर वापस से एक होप जगा दी है। लार्स के पास जिमी आ जाता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लोग देखते हैं वो हवा में होता है। लार्स भी उसको हवा में देखकर चौंक जाता है। देन वो लार्स के साथ वापस चला जाता है और वो जैसे अपनी मॉम के सामने आता है वो उसको काफी जोर से गले से लगा लेती हैं। बाकी सब लोग भी खुश होते हैं कि जिमी वापस आ चुका है। सारे नाइट्स लार्स के लिए तालियां बजा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम लोग आपका एहसान हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। लार्स कहता है सच बताओ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा होता। वो कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। देन हम लोगों को दिखाया जाता है किंगडम ऑफ सेल्डम के नेस्मन ईस्टेट का सीन, जहाँ पर कुछ लोग एक लड़के से एक चूहे को पकड़ने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उसको नहीं पकड़ पाती और उस चूहे ने एक जॉम्बी पाउडर खा लिया होता है, जिसकी वजह से वो उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद वही लड़की एक जगह पर साफ सफाई कर रही होती है, जहाँ पर कुछ लोग उसी के सामने उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं आखिर ये हमारे कॉलेज में कर ही क्या रही है, इसको तो यहाँ से निकाल देना चाहिए था। मुझे तो इसको देखकर उल्टी आ जाती है, जिसकी वजह से उस लड़के को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी उसके पास एक और लड़की आती है जो कि उसकी तरफ कुछ पेपर्स फेंक देती है और कहती है इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट को पूरे करने के लिए चाहिए और तुम्हारी वजह से हम लोगों को ये वापस इकट्ठा करने पड़ेंगे, तो इसलिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम ही लाओगी क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। वो कहती है ठीक है मैं ये ले आऊंगी। वो बहुत ज्यादा निराश होती है और वहाँ से निकल जाती है। सब लोग अभी भी बस और बस उसकी बुराई कर रहे होते हैं। इससे अच्छा तो माउस रैट होता है, इसे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इसके पास तो सेल्फ एस्टीम है ही नहीं। वो लड़की के लोगों की बातों का काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, इसी वजह से वो रो रही होती है। देन तभी सीन चेंज होता है एंड हम लोगों को दिखाया जाता है इस जगह के राजा पियोर का मेंशन, जहाँ पर जिमी लोग आ चुके होते हैं और वहाँ का राजा उनकी खातिरदारी करा रहा होता है और उन सभी लोगों को खाना काफी ज्यादा पसंद आता है। वो बस यही कह रहे होते हैं कि इससे अच्छा खाना मैंने कभी भी नहीं खाया। जिमी की मॉम कहती है मुझे आपकी मेहमान नवाजी काफी ज्यादा अच्छी लगी, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। पियोर कहता है नहीं मैं ग्रेट बैले हाउस होल्ड की डॉटर के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। देन कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं जिमी को जो कि वापस से डियाब्लो के गेटअप में आ चुका होता है। वो यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकला होता है एंड वो कह रहा होता है यहाँ आसपास तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि रिकी वापस मुझे देख ले और मेरे ऊपर हजारों सवाल फेंक के मार दे, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब वो मुझे मिला था और फालतू के काफी ज्यादा सवाल पूछ रहा था। तभी डियाब्लो अपने पास से ब्लैक को आजाद कर देता है, क्योंकि ब्लैक भी काफी टाइम से उड़ा नहीं था। हम लोग देखते हैं उसके थोड़ी दूर पर दो लोग खड़े होते हैं, उनकी नजर डियाब्लो की ब्रेसलेट पे होती है। वो कह रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट लगता है, आखिर ये बच्चा इतना महंगा आर्टिफैक्ट लेकर यहाँ पर घूम क्यों रहा है। दूसरा बंदा कहता है शायद से ये कोई नोबल होगा और इसके पेरेंट्स ने उसको वो गिफ्ट के तौर पर दिया होगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है हमारे डायरेक्टर को ये आर्टिफैक्ट कितना ज्यादा पसंद आएगा। वो लोग उसको लेने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ब्लैक डियाब्लो को इशारे करने लगता है। डियाब्लो कहता है हाँ मुझे पता है दो बेवकूफ मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है और मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, इसी वजह से चलो देखते हैं कि वो लोग क्या करेंगे। देन वो एक गली में मुड़ जाता है, उसके पीछे वो लोग भी आ जाते हैं बट वो उनको कहीं भी नहीं दिखता, क्योंकि वो एक काफी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ चुका होता है। डियाब्लो उनके मजे लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, बट तभी अचानक से उसके पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से दो हाथ निकलते हैं जो कि डियाब्लो को उसी पोर्टल के अंदर खींच लेते हैं। हम लोग देखते हैं ये होती वही लड़की जिसको कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था। डियाब्लो उसको अपने से दूर ढकेल देता है एंड कहता है आखिर तुम्हारी मेरे बीच में पड़ने की हिम्मत कैसे हुई। वो एक छोटे से अटैक को भी तैयार कर लेता है। वो कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी बात तो सुनो। डियाब्लो कहता है आखिर मुझे तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए। वो अपने छोटे से अटैक को उसके ऊपर फायर कर देता है, बट जब उसका अटैक उसके कनेक्ट होता है तब उसको देखता है कि वो लड़की भी डार्क माना की यूज कर रही होती है, जिसकी वजह से वो अपने अटैक को रोक देता है। वो उसे कहता है ओ तो ऐसा लगता है कि तुम भी डार्क मैजिक यूजर हो, तो मुझे बताओ कि तुमने अचानक से मेरे ऊपर अटैक क्यों किया। वो लड़की वापस रोने लगती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, मैंने तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का अटैक नहीं किया, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो वो डार्क मेजेस तुम्हें पकड़ लेते और तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते। वो और जोर जोर से रोने लगती है। मैंने एक तो तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, मेरे से सब लोग बुरा बर्ताव ही करते हैं। वो कहीं से एक फांसी फंता भी ले आती है और कहती है कोई मेरे से अच्छे से बात नहीं करता, मुझे तो मर जाना चाहिए। डियाब्लो कहता है तुम अपनी नाटकबाजी बंद करो,
और मुझे सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करो। वो उसको बताती है कि जो 2 डार्क मेजेस तुम्हारे पीछे पड़े थे वो उसी के ही क्लासमेट थे और मैंने स्कूल से एक डार्क पोर्टल के स्पेल चुराया था और उसका ही यूज करके मैंने तुम्हारी जान बचाई। और अगर मैं तुम्हें नहीं बचाती तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसे बच्चे के ऊपर कोई भी तरीके का एक्सपेरिमेंट हो। हालांकि तुम्हें देखने से ऐसा लगता नहीं है कि तुम कोई बच्चे हो। डियाब्लो कहता है एक सेकंड, तुम भी तो एक डार्क मेज हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके एक्सपेरिमेंट में तुम भी शामिल थी और तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी जान बचा ली, जिसकी वजह से तुम इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो। वो कहती है नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है, मैं डार्क मेज नहीं बनना चाहती थी। डियाब्लो कहता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज ही दे रही हो, तुम उन लोगों से अलग नहीं हो। वो कहती है नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, मैं क्रिएचर्स को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती। तुम्हें पता भी है कि जब मैं किसी क्रिएचर को हार्म करती हूँ तो मुझे अंदर से कितना ज्यादा बुरा लगता है। डियाब्लो वहां से निकलने लगता है और कहता है ठीक है, मुझे जितना जाना तो मैंने जान लिया, अब तुम्हारी ज्यादा बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो लड़की भी वहां से निकलने लगती है, बट वो अचानक से किसी इनविजिबल चीज से टकराती है और जमीन पर बैठ जाती है। डियाब्लो कहता है ओ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, वहाँ पर मैंने एक इनविजिबल वॉल बनाई थी क्योंकि मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ और क्वेश्चंस भी बाकी हैं। देन तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है बेना के स्कूल का प्रिंसिपल। हाँ, उस लड़की का नाम बेना है। वो अपने 2 मेजर से पूछता है क्या उसने बेना को देखा। वो कहते हैं नहीं। डायरेक्टर सोच रहा होता है आखिर वो कहाँ चली गई एंड डायरेक्टर का नेम होता है गैब। सीन शिफ्ट होता है डियाब्लो पे। बेना ने डियाब्लो को अपनी पूरी कहानी बता दी होती है कि वो जिस जगह पर रहती है वो जगह कैसी है। डियाब्लो कहता है तो फिर आखिर तुम उन लोगों का साथ ही क्यों दे रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं उनके साथ 10 साल से रह रही हूँ, इसीलिए न चाहते हुए भी मेरा उनसे लगाव हो गया है। डियाब्लो कहता है अगर ऐसी ही बात है तो तुमने मेरे पास कोई भी चारा नहीं छोड़ा है। बेना उसका डार्क माना देखकर चौंक जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि डियाब्लो के डार्क माना में से किसी भी तरीके की डिस्टर्बिंग वाइब्स क्यों नहीं आ रही हैं। उसके माना को सेंस करके ऐसा लग ही नहीं रहा होता कि वो कोई इविल माना है और वो किसी भी डार्क मैजिक से कनेक्टेड है। आखिरकार ऐसा माना एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। डियाब्लो अपना हाथ उसके सर के पास ले आता है और कहता है तुम आखिरी बार सोच लो, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, क्योंकि अगर मैं एक बार तुम्हारे दिमाग में घुस गया तो पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है आखिर तुम्हारा माना ऐसा क्यों है, मुझे जानना है। वो डियाब्लो से रोते हुए कहती है प्लीज मेरे टीचर बन जाइए। डियाब्लो भी लाइक क्या, मैं नहीं बन रहा। वो वहां से निकलने लगता है बट बेना उसके पैरों में पड़ जाती है। वो रोते हुए कहती है प्लीज मेरे टीचर बन जाइए, मैंने अपने पेरेंट्स को 10 साल पहले ही खो दिया था और तभी से ही मुझे डार्क मेज बनने के लिए फोर्स किया गया। मैं किसी भी क्रिएचर की जान नहीं लेना चाहती, इसी वजह से मेरे सारे कलीग्स मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास अभी भी इतना करेज नहीं आया है कि मैं यहाँ से भाग पाऊँ। मुझे पता है मैं कायर हूँ, लेकिन मैं अब बदलना चाहती हूँ। डियाब्लो कहता है तो फिर आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मुझे अपना टीचर क्यों बना रही हो। बेना कहती है तुम्हारे डार्क माना को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरीके की सफरिंग से नहीं आया है, मुझे ऐसी पावर चाहिए। डियाब्लो कहता है तुम्हें अभी इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है और हाँ, मैं तुम्हारा टीचर नहीं बन सकता हूँ। देन वो वहाँ से चला जाता है। हम लोग देखते हैं वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। वो अपने पास्ट लाइफ के स्टूडेंट के बारे में याद कर रहा होता है जहाँ पर उसके काफी सारे स्टूडेंट ने उसको बिट्रे कर दिया था। वो सोच रहा होता है जहाँ तक मैंने बेना की मेमोरी को देखा है उसके इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ 20 ही लोग हैं और उसके एक डायरेक्टर है जिसका नाम है गैब और उसकी स्पेशलिटी है कर्स। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इतने सारे सालों में ह्यूमन रेस ने क्या क्या अचीवमेंट की है। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं 2 डार्क मेजेस को जो कि एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उसको तड़पता हुआ देखकर उनको काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर डियाब्लो भी होता है जो कि इनविजिबल होकर उनकी बातें सुन रहा होता है। वहाँ पर जितने लोग भी होते हैं वो सारे इमोशनलेस होते हैं और काफी ज्यादा इविल बातें कर रहे होते हैं। उनको किसी की भी जान की फिक्र नहीं होती। डियाब्लो सोच रहा होता है मुझे ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा है कि लोग इस एरा में डार्क मैजिक इस तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको पूरी तरीके से गलत भी नहीं ठहरा सकता क्योंकि जब मैं 12 गॉड से फाइट कर रहा था तो उसके रास्ते में काफी सारे निर्दोष लोग भी मारे गए थे, लेकिन मेरे डार्क मैजिक को क्रिएट करने का एक पर्पस था जो कि था 12 गॉड्स को खत्म करना। इसीलिए इंसानियत को बचाने के लिए मुझे सारे पाप अपने ही कंधे पर उठाने पड़े और मुझे एक कांटों का ताज पहनना पड़ा। लेकिन ये सब के सब लोग बिना किसी मतलब के ही लोगों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मैंने जो बीज बोए थे वो एक बबूल के पेड़ का रूप ले चुके हैं। ब्लैक, तुम्हें क्या लगता है मुझे अब ये सब चीजें कैसे सुधारनी चाहिए? मुझे अब अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी। हम लोग देखते हैं बेना को जो कि डियाब्लो के बारे में सोच रही होती है कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। तभी कोई लड़की आकर उसकी चोटी पकड़कर
खींचने लगती है। वो उसको काफी ज्यादा बुली करने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, क्या तुमने उसको पूरा किया? बेना कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं उसके बारे में भूल गई थी। वो कहती है, क्या तुम उसके बारे में भूल गई? अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मजा चखाने का वक्त आ ही चुका है। वो उसको जमीन पर पटक देती है। बेना कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो लड़की कहती है, तुम सिर्फ और सिर्फ कचड़ा हो और मैं कचड़े को डस्टबिन पे ही डाल रही हूँ। तुमने मेरी आज्ञा का पालन न करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। बेना कह रही होती है, मुझे माफ कर दो। वो लड़की कहती है, नहीं, अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। वो उसके ऊपर पेन एम्पलीफिकेशन स्पेल का यूज करती है, बट इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक फेंक पाती, वहाँ पर कोई आ जाता है एंड हम लोग देखते हैं ये होता है डियाब्लो। वो बेना से कहता है, क्या तुम इस बेवकूफ से डर रही हो? तभी वो उसके ऊपर एक स्पेल का यूज करता है, अवेकन, और वो उसको भड़काने लगता है। कब तक, आखिरकार तुम कब तक ये सब सहोगी? डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। वो लड़की कहती है, देखो मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम हम दोनों के बीच में आ रहे हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो उसके ऊपर एक स्पेल को फायर करते हुए कहती है, अब मरो। हम लोग देखते हैं बेना को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ गई होती है। वो कहती है, अब मैं इस घटिया जगह में और ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी, अब मैं बदलना चाहती हूँ। डियाब्लो भी एक बारी उसको देखकर हैरान हो जाता है। बेना उस लड़की के अटैक को नलीफाई कर देती है। वो लड़की वापस एक स्पेल को क्रिएट करने लगती है। डियाब्लो कहता है, बेना तुम अपने मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा चुकी हो। तभी उस लड़की के मैजिक को गायब कर देता है और बेना से कहता है, देखो पहला कदम काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद हमारा रास्ता काफी ज्यादा आसान हो जाता है। वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है एंड कहती है, आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारा मानना इतना ज्यादा अजीब क्यों है? तभी डियाब्लो उस लड़की के ऊपर एक स्पेल का यूज करता है, इरेजर। देखते ही देखते वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। इसके अटैक को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है जैसे ड्रैगन बॉल सीरीज में वीरस हाकाई का यूज करता है। हम लोग देखते हैं डायरेक्टर को, जो कि कहता है, आखिरकार बेना अवेकन हो ही गई। मुझे उसकी वेलकायरी वाली पावर यहाँ तक सेंस हो रही है। पहले तो मुझे उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो कभी भी अवेकन नहीं होगी और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वही इन्वायरमेंट था जो कि मैंने उसका इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। और अब मुझे इस घटिया जगह की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एक वेलकायरी को अपनी उंगलियों पर नचा सकता हूँ। हम लोग देखते हैं डियाब्लो को, जो कि कहता है, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन मैंने ऐसे वेलकायरी नहीं देखी जो कि इतनी जल्दी डर जाती हो। वेलकायरीज फेरीज का एक ऐसा ट्राइब था जो कि 12 गॉड्स का सामना करने के लिए खड़ा हुआ था। हालांकि वो उस फाइट को नहीं जीत सके और जो भी कुछ बची कुछ फेरीज बची वो कहीं जाकर छुप गई। हम लोग देखते हैं बेना को, जो कि डियाब्लो को देखकर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से डर रही होती है क्योंकि डियाब्लो उसको घूर रहा था। डियाब्लो सोच रहा होता है, वेलकायरीज असलियत में इतनी आसानी से नहीं डरती, वो अपने गुस्से और निडरता के लिए फेमस थी, लेकिन शायद से ये काम है गैप का, जिसने की बेना को ऐसा बना दिया है ताकि वो सही टाइम आने पे इसका इस्तेमाल कर सके। तभी वहाँ पर एक सायरन बजता है। बेना कहती है, शायद से उन लोगों को आपके बारे में पता चल गया है। डियाब्लो कहता है, मेरा नाम जिमी है और वो लोग मेरे पीछे नहीं आ रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं तुम्हें पकड़ने। बेना कहती है, आखिरकार डायरेक्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं? डायरेक्टर बेना को पकड़ने के लिए सभी लोगों को भेज देता है। डियाब्लो से कहता है, तो तुम मुझे अब बताओ कि तुम क्या करना चाहती हो? बेना कहती है, अब मैं वो पहली वाली बेना नहीं रही। डियाब्लो कहता है, बहुत बढ़िया, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। देखो मैंने कहा था कि पहला कदम ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद हम लोगों की मंजिल काफी पास आती चली जाती है। देखते ही देखते वहाँ पे पूरी एकेडमी के लोग आ जाते हैं। वो सारे लोग बेना के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, बट तभी डियाब्लो उनके ऊपर एक स्पेल का यूज करता है और कहता है, ये सभी के सभी लोग ब्रेन वॉश्ड हैं। बेना कहती है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो बताता है, इन लोगों को पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के स्लेव्स हैं, इनका खुद का दिमाग नहीं है। डायरेक्टर इनको जो भी ऑर्डर देगा ये बस और बस उसी को ही फॉलो करेंगे। हम लोग देखते हैं उसके स्पेल की वजह से सारे लोग ही एक बारी में ही मर जाते हैं। बेना कहती है, तो क्या इसका मतलब वही है जो मैं समझ रही हूँ? डियाब्लो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हारे साथ ये लोग जो भी कर रहे थे वो असलियत में डायरेक्टर इन लोगों से करवा रहा था। हम लोग देखते हैं वहाँ पर और भी लोग आ गए होते हैं जो कि डियाब्लो के ऊपर काफी अलग अलग तरीके के कर्स का यूज करते हैं, जैसे कर्स ऑफ हेडेक, कर्स ऑफ पैरालिसिस और कर्स ऑफ स्नीजिंग। बट डियाब्लो उनके ऊपर कर्स रिफ्लेक्शन का यूज करता है, जिसकी वजह से उनके कर्स ही होने के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। डियाब्लो कहता है, अब यहाँ से चलने का टाइम आ चुका है। बेना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो वहाँ पर बस गुस्से में चिल्ला रही होती है। डियाब्लो कहता है, अगर तुम्हें उनके ऊपर इतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो तुम उनसे बदला क्यों नहीं ले लेती? देन वो उसको काफी सारे लोगों के बीच में ही फेंक देता है। वो रोते हुए कहती है, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं है कि लड़ते कैसे हैं। तभी उसके पास एक बंदा आ जाता है जो कि उसके ऊपर कर्स ऑफ फिचिंग का यूज करता है, बट बेना अपने आप से बिना कुछ करे ही उसको डॉच कर लेती है, जिसकी वजह से वो खुद भी हैरान होती है। तभी उसके पीछे एक और बंदा आ जाता है, जिससे कि बेना डर जाती है और उस बंदे को उठा के पटक देती है। वो खुद ही बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आखिरकार उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आ गई। डियाब्लो कहता है, ये सब पावर तुम्हारी ही है, बस और बस अपने ऊपर भरोसा रखो। तभी एक बंदा बेना के ऊपर अटैक कर देता है, कर्स ऑफ ब्लाइंडनेस। बट बेना की बॉडी अपने मन से हवा में उछल जाती है। देन वो एक बंदे की कस की किक मार देती है। उस
उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बॉडी कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। डियाब्लो बाकी बंदों से कहता है, उधर देखो तुम्हारे दोस्त की कैसे धुनाई हो रही है। तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो? जो भी हो, तुम लोग मेरे ही बीच का नतीजा हो और तुम उन कीड़ों के तरीके हो जो कि अच्छी खासी फसल को खाकर बिल्कुल खराब कर देते हैं। ब्लैक, इन सभी कमजोरों को मार्क कर दो। वो सभी को मार्क कर देता है। डियाब्लो कहता है, अब इनको कुचलने का समय आ गया है। वॉयलेट स्पाइक्स। तभी वहाँ पर डार्क मैजिक के काफी सारे कांटे आते हैं और एक ही झटके में उन सभी लोगों को खत्म कर देते हैं। तभी वहाँ पर यहाँ का डायरेक्टर गैब आ जाता है, जो कि डियाब्लो को देखकर कहता है, मैं हूँ यहाँ का ओनर और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो डियाब्लो से कहता है, तुम्हारी पावर्स को देखकर ऐसा लगता है कि तुम अभी अपने ट्रू फॉर्म में नहीं हो, या तो तुम्हारे ऊपर किसी तरीके की कंडीशन लगाई गई है। डियाब्लो कहता है, तुम्हारी दोनों ही अजम्पशंस गलत हैं। गैब कहता है, ओ तुम मेरे ख्याल से इस टाइम तुम सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर को ही प्ले कर रहे हो। तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर है, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहता हूँ। डियाब्लो कहता है, आखिर तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वो बंदा कहता है, देखो तुम्हें पता ही है कि मेरे पास एक प्लान है जिस पर मैं बहुत लंबे समय से वर्क कर रहा हूँ और अब मुझे अपने सब्र का फल मिलने ही वाला है, जिसकी मदद से मैं पूरे किंगडम पे राज कर सकता हूँ। डियाब्लो बेना की ओर देखते हुए कहता है, ओ मैं समझ गया। गैब कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्योंकि तुमने अभी अपना डिसीजन मुझे नहीं बताया है। डियाब्लो सोच रहा होता है, इस बेवकूफ को लगता क्या है मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम पे राज करने के लिए इसका साथ दे दूंगा। ये मुझे कितना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। वो उसे कहता है, मैं रिफ्यूज करता हूँ। गैब कहता है, ओ ऐसी बात है। बेना डायरेक्टर से कहती है, आखिर आपने इन लोगों को मुझे लेने के लिए क्यों भेजा था? गैब कहता है, क्यों? हाँ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी पावर को हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैंने इस वक्त का कितने लंबे समय से इंतजार किया था? मैंने तुम्हारे नेचर को बदलने के लिए कितनी ज्यादा कोशिशें की ताकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकूं। मैंने ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए क्रिएट की। बेना को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है, मुझे जितनी बार भी लोगों ने बुली किया, मुझे बस और बस एक बार की खुशी होती थी कि आप मेरा साथ देते थे, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि जब वो लोग मुझे बुली करते थे तो आप उनको रोकते क्यों नहीं थे। गैब कहता है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डार्क ऑरा में लाइफ भरनी है, फिर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तभी डियाब्लो वहाँ पर आ जाता है और उसके आते ही बेना का ऑरा पूरी तरीके से गायब हो जाता है, साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाती है। डियाब्लो कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने तुम्हारे सारे किए कराए में पानी फेर दिया है क्योंकि मैंने इसका सारा डार्क ऑरा गायब कर दिया। गैब कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये करना इतना भी आसान काम नहीं है। डियाब्लो कहता है, अरे यार तुम तो बिल्कुल गलत हो, ये तो मेरे लिए बिल्कुल हलवा खाने जैसा था, लेकिन हाँ ये तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा नाकारा हो। तुम कचड़े से भी कई ज्यादा गए गुजरे हो, जो कि कभी भी रैंक 7 मेस नहीं बन सकता, चाहे वो जितने भी कोशिश कर ले। गैब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता और कहता है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके कर्ज में मास्टरी हासिल की, जिसकी वजह से मुझे मास्टर ऑफ कर्सेस भी कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी मैं किसी भी तरीके से रैंक 7 मेस नहीं बन पाया और अब तुमने मेरी दुखती नस पे हाथ रख दिया है तो मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, ब्लेजिंग सरपेंट, जिसकी वजह से डियाब्लो को एक स्नेक चारों तरफ से घेर लेता है। तभी डियाब्लो गैब को किसी गेंजुत्सु जैसी चीज में डाल देता है और एक नाइटमेयर दिखाने लगता है। वो उसको बहुत ज्यादा डरावना नाइटमेयर दिखाता है, लेकिन उसके बावजूद गैब उससे बाहर आ जाता है। डियाब्लो कहता है, तुम सच में कुछ ना कुछ तो हो ही। अगर मैंने ये चीज किसी और इंसान के साथ की होती तो उसका दिमाग फट चुका होता। गैब कहता है, यही तो एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे एक मास्टर ऑफ कर्सेस बुलाया जाता है। डियाब्लो कहता है, सब चीज बढ़िया है, लेकिन तुम्हें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। तभी वो ऐसा कुछ करता है कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और हम लोगों को पता चलता है कि गैब गेंजुत्सु से बाहर नहीं आया था। देखो यार, वैसे तो ये एक माइंड कंट्रोलिंग स्पेल है, लेकिन मुझे उसको गेंजुत्सु बुलाने में काफी ज्यादा मजा आ रही है, तो तुम लोग अपने हिसाब से समझ जाना। गैब डरने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी उसके सामने एक बड़ी सी आग खुलती है। ये स्पेल वही होता है जो कि उसने साइमन के यहाँ यूज किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, लेकिन इससे भी गैब को ज्यादा असर नहीं होता। डियाब्लो कहता है, ओ तो ये मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। कर्स ऑफ डार्क प्रोजेक्टाइल्स। वो अटैक गैब के लगने ही वाला होता है, बट तभी वो होश में आ जाता है एंड कर्स रिफ्लेक्शन का यूज करता है, जिसकी वजह से डियाब्लो का अटैक उसी की ओर मुड़ जाता है और उसके कनेक्ट भी हो जाता है, जिसकी वजह से डियाब्लो की छाती में कई सारे छेद हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। गैब कहता है, ये तो काफी ज्यादा हाई लेवल का डार्क मैजिक स्पेल था, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे मेंटल रेल में था और इसी वजह से मैंने सही वक्त के आने का इंतजार किया और जैसे मुझे मौका मिला मैंने मौके में चौका मार दिया।
तभी वो उसके ऊपर एक स्पेल का यूज करता है, एस्थेटिक्स ऑफ स्टिलनेस। गैब बताता है ये ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें एक सेकंड के ही हजारों पार्ट हो जाते हैं। हालांकि बाहर की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकंड बीता होता है, बट जो भी बंदा इसके चपेटे में होता है उसको ऐसा लगता है कि वो एक ही टाइम में ही जिंदगी भर के लिए फंस गया है। अब ना ही तुम जिंदा होगे और ना ही मरोगे। ये एक अल्टीमेट कर्स टेक्निक है जिसको कि मास्टर ऑफ कर्सेस यानी कि मैंने बनाया है, और यही वो एक लौता स्पेल है जिसकी वजह से मैं रैंक 7 में भी बन सकता हूँ। डियाब्लो कहता है आज ही घंटा। गैब उसको देखकर चौंक जाता है। डियाब्लो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है। गैब कहता है कैसे? डियाब्लो कहता है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, डेटोनेशन। इस स्पेल की वजह से गैब के ऊपर एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है और गैब काफी दूर जाकर गिरने लगता है। डियाब्लो कहता है तो चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारी बॉडी भी तुम्हारी माइंड जितनी पावरफुल है कि नहीं। गैब को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि डियाब्लो ने उसके स्पेल को कैसे तोड़ा। डियाब्लो कहता है तो क्या तुम रेडी हो? तभी वो देखते ही देखते काफी सारे स्पेल को कास्ट कर देता है। मैजिक एरो, बोल्डर ब्रेकर, बोल्डर ब्रिज, चेन विप्लैश, स्पार्क बॉम्ब, सारे अटैक गैब को लग जाते हैं। और इतने सारे अटैक खाने के बाद गैब की क्या ही हालत होगी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, तुम खुद ही देख लो। वो बस मरने से पहले यही कह रहा होता है आखिरकार तुमने एस्थेटिक्स ऑफ स्टिलनेस को कैसे तोड़ा? डियाब्लो अपने ब्रेसलेट दिखाते हुए कहता है क्योंकि मेरे पास ये छोटा सा आर्टिफैक्ट था, इसे कहते हैं द सेल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। गैब कहता है मुझे नहीं पता ऐसी चीज भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकती है, मैं तो बस मरने से पहले एक इच्छा पूरी करना चाहता था और वो थी इस दुनिया का राजा बनना। डियाब्लो उसको लात मारते हुए कहता है अपना मुंह का शटर बंद करो, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी मौत इतनी ज्यादा आसान होगी? तभी वहाँ पे अननेचुरल कॉजेस के गेट को खोलता है और कहता है तुमने अपने लालच में आकर इतना बड़ा क्राइम किया है कि उसकी माफी इस दुनिया में नहीं है। वैसे तुम मेरी ही गलती का नतीजा हो, इसी वजह से मुझे अपनी गलती भी सुधारनी पड़ेगी। मैं तुम्हें एक ऐसा बीइंग बनाऊंगा जो कि ना ही जिंदा होगा और ना ही मरा हुआ। तुम तिल तिल कर जियोगे लेकिन तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी, तुम अनंत काल के लिए मेरी सेवा करोगे। तभी अननेचुरल कॉजेस के गेट से काफी सारी चेन्स निकलती हैं और गैब की सोल को खींचने लगती हैं। गैब अपने शरीर से अपनी आत्मा निकलते हुए देख रहा होता है और वो डियाब्लो से अपनी मौत की गुहार भी लगा रहा होता है। डियाब्लो कहता है अब तुम्हारा नाम होगा निब्लो और यही तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी होगी। तभी बेना होश में आ जाती है, वो आसपास देखने लगती है कि उसका डायरेक्टर कहाँ गया। डियाब्लो से कहता है अरे तुम अपने डायरेक्टर से क्यों नहीं मिलती, तुम उसी को ही तो ढूंढ रही हो है ना। हम लोग देखते हैं वहाँ पे एक स्केलेटन खड़ा होता है और उसी के अंदर होती है गैब की सोल। वो कहता है मास्टर मेरा नाम है निब्लो और मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं ही वो पहला कीड़ा हूँ जिसको कि आपने रीएनिमेट किया है। डियाब्लो बेना से कहता है इसने तुम्हारे 10 साल को नरक बना दिया था तो इसके लिए इतनी सजा तो बनती ही है। बेना कहती है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। डियाब्लो से पूछता है तो अब तुम क्या करने वाली हो? बेना कहती है अभी मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चल रही है, मैं आपको अपना टीचर बनाना चाहती हूँ। डियाब्लो उससे मना कर देता है। बेना उससे रीजन पूछती है। डियाब्लो कहता है क्योंकि तुम वल्कायरी हो। पहले के टाइम में वल्कायरीज काफी ज्यादा फियरलेस नेचर की होती थी और उन लोगों ने गॉड के खिलाफ जंग भी कर दी थी, लेकिन आखिरी में वो लोग मारे गए और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक अकेली वल्कायरी हो। बेना कहती है तो क्या हुआ, तो आप मेरे टीचर क्यों नहीं बन सकते? डियाब्लो कहता है क्योंकि वल्कायरीज मैजिक का यूज नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बेना पूछती है कि आप सही बोल रहे हैं। डियाब्लो उसके सवालों का जवाब नहीं देता। देन कुछ देर में हम लोग देखते हैं जिमी वापस कैप्टन की ओर रवाना हो जाता है और वो अपने हॉर्स कैरेज में बैठा होता है और उसके साथ में एक पिंक कलर की गिलहरी भी होती है जिसको देखने से ऐसा लग रहा होता है कि वो ही बेना है। एना और सारा बेना के साथ खेल रही होती है जिसकी वजह से बेना को काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है। वो चिल्ला रही होती है मास्टर मुझे बचा लीजिए, बट जिमी उसको इग्नोर कर रहा होता है। देन थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं वो लोग कैप्टन पहुंच चुके होते हैं एंड जिमी एक मॉम शीयर्स अपने फादर से 9 साल बाद मिलती है जिसकी वजह से दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन सबको देखकर डियाब्लो सोच रहा होता है हालांकि मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा हूँ, लेकिन फिर भी मैं वो इमोशंस महसूस नहीं कर पाता हूँ जो कि ये लोग करते हैं। कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। मैं इतने सालों तक बंद था और उतने टाइम के बीच में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक ही फीलिंग थी जो थी रिवेंज की फीलिंग। और मैं ये मानता हूँ कि इमोशंस हम लोगों को कमजोर बनाते हैं क्योंकि उनकी वजह से लोगों की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। सारा अपनी मॉम को रोता हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसकी नाना जी ने ही उसकी मम्मी को रुलाया है। इसी वजह से वो कहती है मैं आपसे नफरत करती हूँ, जिसकी वजह से उसके नाना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिमी उसको समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके नाना कहते हैं सो तुम जिमी हो है ना, मैं तुमसे काफी लंबे समय से मिलना
चाहता था। जिमी कहता है मैं भी। उसका नाना कहता है मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो। जिमी कहता है आखिर आपसे नफरत करने का कारण ही क्या है, और वैसे भी आप तो हमारी मॉम के फादर हो, तो मैं आपसे नफरत कैसे कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर उसका नाना काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जिमी को काफी जोर से गले लगा लेता है। जिमी सोच रहा होता है ओ तो मुझे अब समझ में आया, मेरी मॉम की ये आदत पुश्तैनी है। देन थोड़ा टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं जिमी के नाना जी उसकी मॉम से जिमी की तारीफ कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जिमी के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, हालांकि मैं सिर्फ और सिर्फ रैंक 4 का ही मेज हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों से उसके पोटेंशियल को साफ साफ देख सकता हूँ। और वो समय ज्यादा दूर नहीं है जब पूरी की पूरी दुनिया ही जिमी के आगे पीछे घूमेगी। क्या तुम मेरा मतलब समझ रही हो? जब ये सब होगा तो काफी सारी वे लोगों की नजर भी उसके ऊपर जाएगी एंड मैं और एल्वेल्टन हमेशा के लिए उसके साथ नहीं रह सकते। मॉम कहती है अच्छा तो आपने वो आर्टिफैक्ट उसको इसी वजह से दिया था। वो कहता है हाँ, हालांकि वो एक परफेक्ट शील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको काफी सारे अटैक से बचा के रखेगी। उसकी मॉम बताती है मुझे तो अभी सबसे ज्यादा एल्वेल्टन की ही चिंता हो रही है, क्योंकि मैंने ये सुना है कि उन्होंने हाल ही में ही अपना एक और नया एनिमी बना लिया है जो कि है ऑर्डर ऑफ जेनिथ। उसका नाना बताता है हाँ मुझे पता है कि वो कितने ज्यादा खूंखार हैं, उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं बची है। वो लोग फेथ इन पीरो के भी हाथों के पीछे पड़ चुके हैं और उसको चढ़ से मिटाने के लिए लगे हैं। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं बेना काफी आराम से सो रही होती है, तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। उसको देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है तुम आखिर ह्यूमन फॉर्म में क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें वापस से ट्रांसफॉर्म होने से मना किया था है ना? बेना रोते हुए कहती है आपको नहीं पता कि जब भी मैं उस फॉर्म में रहती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। जिमी कहता है तो क्या होगा जब सब लोग तुम्हें देख लेंगे और उनको पता चलेगा कि तुम एक डार्क मेज हो, तो तुम्हें खाई से धक्का दे देंगे, या हो सकता है तुम्हें वो जिंदा ही जला दें। वो काफी ज्यादा डर जाती है और वापस से गिलहरी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जिमी वहीं पे टेबल पे एक नेकलेस रख देता है। बेना बार बार उससे पूछ रही होती है कि वो चीज क्या है, बट वो उसको पीट कर शांत करा देता है क्योंकि उसको भी नहीं पता होता कि ये क्या है। और हम लोग समझ जाते हैं कि ये वही चीज है जो कि इसके नाना ने इसे दिया था। जिमी कहता है मुझे ये तो पता है कि ये किसी तरीके का आर्टिफैक्ट है, लेकिन आखिर इसका काम क्या है वो मुझे नहीं पता। तभी उसको एक काफी पावरफुल प्रेजेंस सेंस होती है। उसको सेंस करके डियाब्लो समझ जाता है कि वो प्रेजेंस जिसकी भी है वो बिल्कुल किलिंग इंटेंशन में खड़ा है, और तो और वो उसके मदर के रूम के बाहर से आ रही होती है। इसी वजह से वो काफी जोर से वहाँ से भाग जाता है और अपने मदर के रूम की तरफ जाने लगता है। उसको अपनी मदर की काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है, इसी वजह से वो अपनी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और वो एक झटके में ही वहाँ पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके सामने एक काफी पावरफुल बंदा खड़ा होता है, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि अभी के पावर्स के साथ वो उसको नहीं हरा सकता। इसी वजह से वो अपनी मॉम को यहाँ से लेकर भागने का प्लान बनाता है और एक अटैक को चार्ज करके उसके ऊपर रश कर देता है। उसका नाना भी वहाँ पर आ जाता है। वो एक फ्यूजन स्पेल का यूज करता है, लाइटनिंग वैक्यूम, बट उसके अटैक से उस बंदे को कुछ भी नहीं होता। वो कहता है ये तो बच्चों का खेल है। तभी उस अटैक को चीरते हुए उस बंदे का हाथ आता है और वो जिमी को पकड़ लेता है। जिमी सोच रहा होता है अब मेरे पास इन सब चीजों से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे डार्क मैजिक का यूज करना ही होगा। तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है। उसका नाना कहता है जिमी मैं तुम्हारी पावर से इम्प्रेस हुआ, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा हाउस होल्ड बिल्कुल सही हाथों में जा रहा है। उसकी मॉम जिमी पर चिल्ला रही होती है। वो कहती है आखिर तुम ऐसे इंसान पर हमला कैसे कर सकते हो जिससे तुम सिर्फ और सिर्फ पहली बार मिले हो? क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? वो उसको लगातार डांट रही होती है। तभी वो बंदा कहता है सीयर्स बहुत हो गया, वो मैं था जिसने ये सब सिचुएशन को क्रिएट किया। वो कहती है मैं कुछ समझी नहीं बेरिल। बेरिल कहता है मैंने जिमी के बारे में काफी बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, तो मैंने उसको टेस्ट कर लिया कि वो बातें सही भी थी कि नहीं। इस बंदे का नाम होता है बेरिल ऑनिक्स। इसको द स्टॉर्म नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे के पूरे किंगडम ऑफ सेल्डम के 5 स्वॉर्ड मास्टर्स में से एक है। बेरिल बताता है मैंने अपने अंदर एक ऐसा किलिंग इंटेंट क्रिएट किया जो कि सिर्फ और सिर्फ जिमी के लिए था, उसके अलावा मेरे इंटेंट को कोई भी सेंस नहीं कर सकता, और जिमी मेरे पास उसी इंटेंट को सेंस करके आया था। जिमी की मॉम ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या अगर मेरे बच्चे के साथ ये चीज दोबारा हुई तो मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। बेरिल उससे माफी मांगता है। जिमी सोच रहा होता है इस आदमी ने एक ऐसा किलिंग इंटेंट बनाया जिसको कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही सेंस कर सकता था, और इसने मेरे फ्यूजन स्पेल को भी काफी आसानी से तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो उसे पूछता है क्या आप कोई स्वॉर्ड मास्टर है? वो कहता है हाँ। उसके नाना बताते हैं उसका नाम है बेरिल ऑनिक्स, उसको दी स्टॉर्म नाम से भी जाना जाता है। डियाब्लो बताता है पूरे किंगडम ऑफ सेल्टा में सिर्फ और सिर्फ 5 ही स्वॉर्ड मास्टर्स हैं, लेकिन उनको रैंक नहीं किया गया क्योंकि ज्यादातर लोगों ने आपस में लड़ाई नहीं की। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सर टेरिक्स, और सेकंड नंबर पे आते हैं मेरे फादर एल्फ वेल्टन, और ये बेरिल थर्ड नंबर पे आता है। जिमी उसके सामने सर झुकाता है और कहता है आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है जिमी वेल्टन। बेरिल जिमी से कहता है तुम्हें स्वॉर्ड चलाना सीखना चाहिए। वो कहता है क्या स्वॉर्ड? उसकी मॉम कहती है जिमी ऑलरेडी मेज की पात पर चल रहा है। बेरिल कहता है मुझे ये चीज पता है, लेकिन अगर इसने स्वॉर्ड चलाना भी सीख लिया तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा।
जाएगा और अपने लिमिट्स को भी तोड़ देगा, क्योंकि इसके रगों में भी वेल्टन हाउस होल्ड का खून है। जिमी ग्राना कहता है, देखो बेरिल, मुझे पता है तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो, इसी वजह से जो भी तुमने उसको बोला होगा वो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिमी का मैजिकल पोटेंशियल काफी ज्यादा है। वो इतना ज्यादा है कि वो पूरी हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गेस्ट मेज बन सकता है। बेरिल कहता है, मुझे पता है कि जिमी कितना ज्यादा पावरफुल बनेगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे चलकर लेजेंडरी रैंक 9 मेज भी बनेगा। और तो और इसके बारे में कहावत भी काफी ज्यादा चल रही है कि जिमी वेल्टन जितनी बार भी सांस लेगा वो हर एक सांस के साथ पावरफुल होता रहेगा। लेकिन ये चीज तलवारबाजी के ऊपर लागू नहीं होती। स्वॉर्डमैनशिप सीखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम होता है, और अगर एक बार वो टाइम हाथ से निकल गया तो आप कभी भी उसको नहीं सीख सकते। ये आप लोग सोच रहा होता है स्वॉर्ड, हाँ ये सुनने में उतना भी बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैं इसको सीखने के बारे में बाद में सोचूंगा। सबसे पहले मुझे वापस उतने पावरफुल तो होना ही है जितना मैं प्रीवियस लाइफ में हुआ करता था। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं डियाब्लो को जो कि गार्डन में टहल रहा होता है। वो कहता है, ये बेले हाउस रोड का गार्डन तो काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग इसकी तारीफ किया करते हैं। वो बस ब्रिल के ही बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, जब सर्पिल मेरे सामने खड़े थे तो मुझे उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने एक चट्टान खड़ी है, और मुझे उनकी बातें काफी हद तक समझ भी आ गई हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने मारा ब्रीथिंग को सीखा और मुझे जेम ऑफ लाइफ भी मिल गया, एंड अभी मेरे पास मेरा एक आर्टिफैक्ट भी है, द सेल ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है। एक वक्त वो भी आएगा जब मेरा ग्रोथ रेट काफी ज्यादा कम हो जाएगा, और वो वक्त जल्दी ही आने वाला है। अभी मैं रैंक 6 का हूँगा, बट जैसे ही मैं रैंक 7 पे पहुंचूंगा तो मेरी ग्रोथ की स्पीड भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। यही एक लेवल होता है जिसमें लोग आपको आर्क मेज का दर्जा दे देते हैं, और एक आर्क मेज बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ रैंक की जरूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं मेज के तौर पे कितना ज्यादा पावरफुल हो जाऊं, क्योंकि मैं उन गॉड्स को अपने पुराने मेथड से नहीं हरा सकता, उन मेथड से जिनसे मैं पहले ही हार चुका हूँ। और मुझे ब्रिल की ही वजह से ये सब चीजें एहसास हुई। अब मुझे और भी ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। और हाँ, मुझे ऐसा भी लगता है कि ब्रिल और मेरे मॉम के बीच में कुछ न कुछ तो अजीब है। वो एक नदी के किनारे में बैठा होता है, तभी उसके अंदर से काफी बड़ा मॉन्स्टर निकल आता है। वो मॉन्स्टर डियाब्लो के ऊपर अटैक भी कर देता है, बट डियाब्लो बैरियर का यूज करता है और उसके अटैक से बच जाता है। देन वो उसके ऊपर अटैक करने जा ही रहा होता है, बट वो किसी वजह से रुक जाता है। वो देखता है अपने सामने एक इंसान को जो कि चुटकी बजाते ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वो डियाब्लो से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? मुझे पता था कि ऑनरेबल वेल्टस यहाँ पर आए हैं, बट मैं आप लोगों से नहीं मिल पाया क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी था। जिमी भी उसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, क्योंकि उसने काफी बड़े मॉन्स्टर को उसकी आंखों के सामने ही चुटकी में ही खत्म कर दिया। वो बताता है कि उसका नाम है सेबल एंड वो मार्कस का एडवाइजर है। ये बात सुनकर जिमी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। क्या एक एडवाइजर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? सेबल कहता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं लॉर्ड मार्कस का एक वफादार सर्वेंट हूँ, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए लॉर्ड जिमी। जिमी कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? सेबल कहता है, मैंने आपको बताया तो मैं एडवाइजर हूँ, तो मुझे तो पता ही होगा ना। जिमी उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये टोर्क यहाँ पर क्या कर रहा है? देखो, वो इस मॉन्स्टर को रेफर कर रहा होता है। सेबल कहता है, अरे ये ज्यादा कुछ नहीं, ये तो लॉर्ड मार्कस की हॉबी है। जिमी ये बात सुनकर चौंक जाता है, ये कैसी हॉबी है? देन कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं सेबल को जो कि मार्कस से कुछ बात कर रहा होता है। मार्कस उससे कहता है, तो क्या तुम्हें और कुछ भी पता चला? वो बताता है, लोगों का ये मानना है कि ये सब काम टीमस का है, लेकिन मेरे पास उनके लिए कोई भी सबूत नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों में टीमन किंग के फॉलोअर्स भी शामिल हैं। मार्कस कहता है, क्या फिर से? इस बार मुझे भी ऐसा लगता है कि वो लोग सच में वापस आ गए हैं। सेबल बताता है, हालांकि डीमंस की अफवाह काफी जगह तक फैल गई है, लेकिन इस टाइम जहाँ पे सबसे ज्यादा सीरियल किलिंग हो रही है वो जगह है एप्टन। हाँ, वहीं पर ये लोग हैं। मार्कस कहता है, मुझे पता है वो लोग रिवेंज ले रहे हैं। आज से 50 साल पहले मेरे फादर ने उनके लीडर को मार दिया था, इसी वजह से वो हम लोगों से पूरी तरीके से बदला ले रहे हैं। सेबल, इस दुनिया से वापस से डीमन को सफाया करने का समय आ चुका है, और मैं तुम्हें देता हूँ इस चीज का ऑर्डर। सेबल, सारे डीमन किंग के फॉलोअर्स को खत्म कर दो। सेबल कहता है, बिल्कुल जैसा आप चाहें। वैसे हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, मैं लॉर्ड जिमी से भी टकराया था। तब वो एक नदी के किनारे बैठे थे और तभी उसके अंदर से टॉर्क बाहर आ गया। देन तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं जिमी की मॉम को जो कि भागते भागते जिमी के पास चली जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? जिमी कहता है, नहीं
नहीं, उससे पहले सेबल ने मुझे बचा लिया था। वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तुम कहीं भी ऐसे उछलते उछलते मत चले जाया करो, बाहर किसी भी तरीके का खतरा हो सकता है। मार्कस कहता है तुम चिंता मत करो, अगली बार से इसकी रक्षा मैं करूंगा। बट वो उसके ऊपर भी टूट पड़ती है। वो कहती है ये सब कुछ हुआ भी तो आप ही की वजह से है ना? आप अपनी पानी के मॉन्स्टर्स को मारने वाली हॉबी तो छोड़ ही नहीं पाए। मार्कस उसको सेबल से मिलाता है, दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। उसकी मॉम बताती है कि मेरा नाम है शीयर्स। वो उसको जिमी की जान बचाने के लिए थैंक्स भी बोलती है। सेबल कहता है अगर मैंने उनके बीच में इंटरफेयर नहीं भी किया होता फिर भी लॉर्ड जिमी उसको मार ही देते हैं। बट जिमी की मॉम वापस से जिमी के ऊपर चिल्लाने लगती है और ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर जिमी एप्टन की गलियों में घूम रहा होता है, वो भी अपने भेष को बदल कर। लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि वहाँ की गलियां पूरी तरीके से सुनसान होती हैं। उसको रास्ते में एक औरत दिखती है जिससे वो फेथ एंड पीरो का रास्ता पूछता है। वो उसको रास्ता बता देती है और वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। जिमी को ये चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि आसपास के एरिया को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तभी वहाँ पर किसी की आवाज आती है, मर्डर मर्डर, ये एक डीमन का काम है। जिमी भी ये बात सुन लेता है। वहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो देखता है एक बंदे की डेड बॉडी को, जिसके की बॉडी से पूरे पूरे दिल को ही बाहर निकाल दिया गया होता है। वहाँ पर कुछ सोल्जर्स भी आ जाते हैं। क्या बिना दिल के एक और डेड बॉडी? हम लोगों को मार्कस को बताना ही पड़ेगा। जिमी सोच रहा होता है इंसानों के हार्ट यूजुअली डीमंस के रिचुअल में यूज होते हैं और इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से मेरे फैमिली मेंबर्स भी इसके बारे में मुझे नहीं बता रहे हैं। हम लोग देखते हैं वहाँ पर मार्कस के साथ सेबल और उसकी मॉम भी आ चुकी होती है। तभी सेबल जिमी को एक काफी अजीब सा लुक देता है। जिमी सोच रहा होता है तो जहाँ तक ये सब बेले हाउस होल्ड से बदला लेने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर तो फेथ इन पीरो भी काफी ज्यादा खतरे में होगा। अब लगता है सच्चाई का पता मुझे खुद से ही लगाना होगा। इनविजिबिलिटी, वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और वहाँ से उड़कर कहीं को निकल जाता है। हम लोग देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, जहाँ पर डियाब्लो एक पेड़ के ऊपर खड़ा होता है और उसके सामने होती है फेथ इन पीरो की बिल्डिंग। साथ ही साथ उसके नीचे कुछ लोग भी होते हैं, जिनमें से एक होता है लार्स और उनके साथ ही एक और आदमी होता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा डिवाइन पावर निकल रही होती है। जिमी उसको देखकर सोच रहा होता है इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये फेथ इन पीरो की आर्क बिशॉप्स में से एक है। वो देखता है लार्स और आर्क बिशॉप आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी आर्क बिशॉप उसको नोटिस कर लेते हैं, बट जिमी काफी जल्दी से छुप जाता है। लार्स उससे पूछता है सर क्या हुआ? आर्क बिशॉप कहता है अरे नहीं, शायद से मैंने कोई गिलाड़ी देख ली थी। लार्स कहता है अच्छा आप थोड़ा सा जल्दी करिए, मार्कस आपका वेट कर रहे होंगे। देन वो लोग मार्कस से मिलने के लिए निकल जाते हैं। जिमी सोच रहा होता है तो वो लोग मार्कस से मिलने के लिए निकल गए हैं। चलो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ज्यादा देर तक रहते तो उनको मेरी प्रेजेंस के बारे में पता लग सकता था, लेकिन अब मेरे लिए काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। हम लोग देखते हैं बिल्डिंग के अंदर का सीन, जहाँ पर रिकी और एना बैठे होते हैं। तभी रिकी को कुछ सेंस होता है। वो कहता है एना तुम यहीं पर ही रुकना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है ये मेरी ही जगह है, तुम मुझसे छुप नहीं सकते जिमी। जिमी छुप कर उस बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है और वो एक जगह पर पहुंच जाता है जिसके अंदर से काफी ज्यादा डिवाइन पावर महसूस हो रही होती है। वो कहता है ओ तो मुझे ऐसा लगता है कि यही जगह सेंचुरी है। तभी उसके पीछे कोई हाथ रखता है। हम लोग देखते हैं वो होता है रिकी। जिमी उसको देखकर चौंक जाता है और कहता है आखिर तुम्हें मैं कैसे दिख रहा हूँ? रिकी उसका मुंह को बंद कर देता है और कहता है शांत रहो, नहीं तो वो लोग हमें देख लेंगे। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। हम लोग बिल्कुल शांत जगह पर जाकर बात करते हैं। हम लोग देखते हैं वो जिमी को ले जाता है आर्क बिशॉप के ऑफिस में। जिमी कहता है क्या तुम्हारी बुद्धि सटिया आ गई है क्या? ये आर्क बिशॉप का ऑफिस है। रिकी कहता है तो तुम शायद भूल चुके हो, आर्क बिशॉप यहाँ से बाहर गए हुए हैं और उनके अलावा उनके ऑफिस में जल्दी कोई नहीं आता। जिमी कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे साथ में कुछ अजीब हुआ है? क्योंकि आखिरकार तो मुझे देख कैसे पाए, मैं तो इनविजिबल था। रिकी कहता है क्योंकि हम लोग लॉर्ड पीरो के एरिया में हैं। हालांकि मेरे पास अपोस्टर की पूरी पावर्स नहीं आई हैं, लेकिन जब भी मैं इस एरिया में रहता हूँ तो मेरी पावर्स काफी हद तक बढ़ जाती हैं। वैसे हाँ, गॉडेस तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, तो मैं उनका मैसेज तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकलता है और उसकी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि पीरो ने उसकी बॉडी को पोजेस कर लिया है। वो कहता है एक काफी ताकतवर डिमोनिक पावर अवेकन हो रही है, तुम्हें डार्क फॉरेस्ट की ओर जाना चाहिए क्योंकि वही सब चीजों की जड़ है। तुम्हें डीमंस के फॉलोअर्स को रोकना चाहिए उससे पहले कि देर हो जाए। तुम उस डार्क फॉरेस्ट की ओर जाओ और तुम्हें अपने लिए कुछ यूजुअल चीज भी मिल जाएगी। मुझ पर बस यही आसान कर दो प्लीज। तब रिकी नॉर्मल हो जाता है। जिमी कहता है क्या बस खत्म? उसने बस और बस अपना मुझे काम पकड़ा दिया और मेरी बिना एक बात सुने यहाँ से भाग गई। रिकी कहता है हाँ, क्योंकि शायद से उनका यहाँ पर आने का कोई टाइम नहीं था, लेकिन वो फिर भी मैसेज डिलीवर करने के लिए यहाँ पर आई थी। जिमी कहता है जो भी हो, आखिर उसने मुझसे ही मदद क्यों मांगी? क्योंकि वो पीरो के कोई बिलीवर से भी तो मदद मांग सकती थी, है ना? और मैंने आज तक किसी भी गॉड के मुंह से प्लीज का वर्ड नहीं सुना। रिकी कहता है क्योंकि वहाँ पर एक ऐसी चीज बंद है जिसको सिर्फ और सिर्फ तुम ही हैंडल कर सकते हो। गॉडेस ने मुझसे एक चीज कही थी कि मैं तुमसे एक और बात कह दूं, वो ये है कि तुम समझ जाओगे कि मैंने तुम्हें ही क्यों चुना। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम उसके सक्सेसर हो, और यहाँ पे उसके का मतलब शायद से डियाब्लो से है। जिमी कहता है क्या उसने
तुमसे कुछ और भी कहा? रिकी कहता है नहीं। डियाब्लो वहाँ से उठकर जाने लगता है। रिकी पूछता है आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? वो कहता है इससे पहले कि आग बिशप मार्कस के पास पहुंच जाए मुझे वहाँ पर पहुंचना पड़ेगा, फिर मिलते हैं। देन वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। हम लोग देखते हैं वो पहले हाउस होल्ड में आ चुका होता है। तभी उससे कोई कहता है ओ तो तुम कहीं से वापस आ गए, और वो बंदा होता है सेबल। जिमी घबराते हुए कहता है हाँ मैं बस बाहर घूमने ही गया था। वो बात घुमाते हुए कहता है यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, क्योंकि कोई मुझे दिख नहीं रहा है। वो बताता है यहाँ पे एक ऑनर गेस्ट आए हुए हैं, फिर 3 पेड़ों की आग बिशप सेफायरा। वो उसे बेरिल के बारे में पूछता है। सेबल कहता है मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, वैसे आप उनमें ज्यादा इंटरेस्ट मत लीजिए। जिमी पूछता है ऐसा क्यों? वो कहता है मैं आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। वैसे हाँ, जब आप बाहर अगली बार घूमने जाएं तो आप प्लीज मरीन फॉरेस्ट से दूर रहिएगा, क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और वो ये चीज काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से कह रहा होता है। हम लोग देखते हैं मरीन फॉरेस्ट का सीन, जहाँ पर चारों ही तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ पर कोई टीमोनिक एक्ट जैसा कुछ रखा होता है। उसके पास में 2 लोग खड़े होते हैं, जिनमें से एक तो जेनिथ की नाइट लग रही होती है, तो उससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग जेनिथ के लोग हैं। उनमें से एक बंदा अंडे से बात कर रहा होता है तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकलने वाले हो, और जब तुम इससे बाहर निकलोगे तब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। उसे के अंदर होता है डिमोनिक एंटिटी एंड एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो आप लोगों को क्या लगता है उसे के अंदर कौन से तरीके का डीमन है जिसको जेनिथ के लोग आजाद करवाने के लिए तुले हुए हैं? चलो उसका तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग आयरन मैन एक्सेस, साइनिंग आउट।